प्राचीन इतिहास के बाद हम अगला जो हमारा है मध्यकालीन इतिहास, उसके पेपर को सॉल्व करते हैं और सीधे ही हम प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने किया? देखिए, हमें जो नाम मिला है वो ड्यू टू दिस इंडस रिवर, जिसको हम हिंदी में सिंधु नदी भी कहते हैं। ग्रीक्स ने हमको नाम दिया इंडिया, इंडस के बेस पर क्या नाम दिया? इंडिया। और अरबों ने हमको नाम दिया हिंदू। तो आंसर क्या होगा? किसने दिया हमको? हिंदू शब्द जो है कहा। ऐसा नहीं कि हिंदू शब्द और पहले नहीं मिलता है। ईरान में जो एक बुक है, जो पारसी की बुक है, जैंदावेस्ता, जैंदावेस्ता पुस्तक में भी हमको हिंदू शब्द का उल्लेख मिलता है। तो जैंदावेस्ता में भी हिंदू मिलता है। यूनानियों ने क्या नाम दिया इसको? हमको इंडिया नाम दिया। और चाइनीज ने हमको नाम दिया तियानजू या चू नाम दिया। इंडिया को क्या कहा इन्होंने? तियानजू कहा। यह हम बात कर लें TIANZHU, तियानजू, तियानजू नाम दिया किसने? चीन के लोग। तो आंसर क्या होगा? अरब आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार संबंधित है? फिरदौसी की बुक है शाहनामा। शाहनामा का जो राइटर है फिरदौसी, इट इज रिलेटेड टू महमूद गजनवी से संबंधित है। और सुबुक्तगीन वाज द फर्स्ट टर्किश हु अटैक ऑन इंडिया। पहला तुर्क था सुबुक्तगीन जिसने भारत पर आक्रमण करने का काम किया, जयपाल को हराने का काम किया। मोहम्मद गौरी जो है इसने भी भारत पर आक्रमण किया। पहला अटैक इसका 1175 में हुआ। अलपगीन जो है वो गजनी एम्पायर का फाउंडर है, अलपगीन। और महमूद गजनवी जो है उसने 1000 से 1027 तक भारत में आक्रमण करने का कार्य किया। लास्ट अटैक जो था उसका अगेंस्ट द जाट था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो पुराणों के अध्ययन की बात करें, अबुल फजल जो है, बहुत लेट हो जाएगा, इसकी बुक है अकबरनामा। वैसे काफ़ी उदार विचार वाला है अबुल फजल। बदायूनी की बात करें तो बदायूनी उदार विचार ने क्रिटिसिज्म किया है उसने अकबर का। अकबर का आलोचक है अब्दुल कादिर बदायूनी, क्लियर है, जिसकी बुक है मुंतखब उल तवारीख। अल बरूनी है जो जिसने हमें सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया। तो आंसर होगा सी। अल बरूनी यानी अबू रियाज जो है वो, उसकी पुस्तक जो है किताब उल हिंद है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सचाऊ ने किया है, सचाऊ। और हिंदी किया है रजनीकांत शर्मा ने। हिंदी ट्रांसलेशन करने का काम किसने किया है? रजनीकांत शर्मा ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर अटैक करने का काम किया? अगर हम मोहम्मद गौरी के समय की बात करेंगे तो मोहम्मद गौरी के समय यल्दौज जो है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी ही बिकम द रूलर ऑफ गजनी। गजनी का सूचक बन गया यल्दौज। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को जीता। मेरठ है, अलीगढ़ है, अनहिलवाड़ है, अजमेर है, बुंदेलखंड है। इसको जीतने का काम कौन कर रहा है? ऐबक कर रहा है। इल्तुतमिश का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिश जो है गौरी का दास ही नहीं सी। तो पहला ये कट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार और बंगाल को जीतने का काम किया। दैट टाइम द रूलर ऑफ बंगाल वॉज लक्ष्मण सेन। इस समय यहाँ का राजा जो था वो लक्ष्मण सेन था। और बिहार की बात करें तो बिहार में ही डिस्ट्रॉय औदंतपुरी बिहार एंड नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कंफ्यूज मत होइएगा, आपके दिमाग में विक्रमशिला से उज्जैन नहीं आना चाहिए। विक्रमशिला जो है वो कहाँ पर है? वो बिहार में है, बिहार के भागलपुर में है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लाख बख्श कहते थे। पील बख्श, बिकॉज ही डोनेटेड गिफ्टेड एलिफेंट, दैट्स व्हाई ही नोन द पील बख्श। हातिम सेकंड भी कहते हैं ड्यू टू हिज लिबरल बिहेवियर। कुरान ख्वां भी कहते हैं, कुरान को बड़े अच्छे सुर में खाता था, इसलिए इसको कुरान
सफा भी कहते हैं। तो ये इसका है। बलबन ने लाल महल बनाया मोहम्मद बिन तुगलक को। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दुनिया का खान कहा गया, दुनिया का खान। दुनिया का खान किस में कहा गया? तो दुनिया का खान राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन में कहा गया, दुनिया का खान कहा गया राजमुंदरी अभिलेख में। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो एक गुलाम मतलब गौरी का गुलाम कौन? ऐबक। और ऐबक का गुलाम कौन? इल्तुतमिश। तो हम इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहेंगे, इल्तुतमिश को। सीरीज देखें तो गौरी का गुलाम ऐबक और ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। तो किसको कहते हैं गुलामों गुलाम? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गौरी तो किसी का गुलाम था ही नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? देखे गए मतलब उन्होंने अटैक नहीं किया था, जस्ट दे अपना बेस बना रहे थे। यहाँ पर ये इंडस रिवर है हमारी, तो यहाँ कहीं वो स्टे कर रहे थे, स्टे किया था इन मंगोल से। उसका नाम है चंगेज खां। तो चंगेज खां का फियर कब जनरेट हुआ? एक्चुअली स्टोरी ये है कि चंगेज खां ने अटैक किया फारस यानी पर्शिया पर, और वहां का एक राजा, उसका लड़का है जलालुद्दीन मंगबरनी, वो आगा भागा इंडिया में आया हेल्प लेने के लिए। यहाँ के एक राजा की दिल्ली पहुंच गया, उसने बोला भाई मेरी हेल्प करिए, मुझे चंगेज खां से लड़ना है। तो उस राजा को लगा चंगेज खां से कैसे लड़ना, उसने लड़ने से मना करने की वजह से बोला सॉरी मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और वो लौट के चला गया। और उस बंदे ने, जलालुद्दीन मंगबरनी, आल्सो डिफीटेड कुबाचा ऑफ सिंध, सिंध के कुबाचा को भी हरा दिया और लौट के चला गया। और चंगेज खां भी यहाँ से लौट कर चला गया। तो आंसर होगा इल्तुतमिश के समय ये फियर पैदा हुआ। किसके समय पैदा हुआ? इसके शासनकाल में मंगोल आए पहली बार सिंधु नदी। इसकी जगह ऐसा भी पूछ सकते थे कि चंगेज खां का आक्रमण का डर किसके समय हुआ? हो सकता, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा पूछे, चंगेज खां भी उसको लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रजिया बेगम को अलग करने में किसका हाथ था? तो रजिया बेगम को देखिए, रजिया बेगम को दिल्ली की जनता ने चुना था। रजिया बेगम को किसने चुना था? दिल्ली की जनता को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अलग कर रजिया आई थी, और रजिया के अगेंस्ट में सबसे पहले जो रिवोल्ट करने वाला बंदा था वो था कबीर खां, बट ही वाज डिफीटेड बाय रजिया। देन अल्तुनिया ने उसके अगेंस्ट में किया, अल्तुनिया ने किया, और अल्तुनिया ने अरेस्ट कर लिया रजिया को। ऑल दीज आर टर्क्स। इन तुर्कों ने रजिया को अलग करने का काम किया, क्योंकि एक महिला की शक्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई मिनाज सिराज कहता है कि रजिया हैविंग ऑल द क्वालिटीज, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वालिटी? पर इन गुणों का क्या तात्पर्य है? बिकॉज वो एक महिला थी, इसलिए उसका पतन हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, दिल्ली की सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि ली? देखिए सिकंदर मतलब वर्ल्ड विक्ट्री। कौन चाहता था दुनिया को जीतना? बलबन तो कभी नहीं चाहता था। बलबन ने अपने आप को नियामत खुदाई कहा, खुदा का प्रतिनिधि करने का काम किया। अलाउद्दीन खिलजी है जिसने सिकंदर सानी की या सेकंड अलेक्जेंडर की उपाधि ली, क्योंकि दुनिया जीतनी थी। परंतु उसके मित्र ने उसको समझाया कि भैया पहले इंडिया जीत रहे थे, अना उल मुल्क नाम है, तो उसने फिर भारत को जीतने की बात की उसने। अगला प्रश्न है हमारा, रानी पद्मिनी का नाम चित्तौड़, उसके पति का नाम क्या है? चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के काल में इसे जीता गया था, तो इसके थे राणा रतन सिंह, इसके पति के नाम थे। और पद्मिनी की जो स्टोरी जो बताई जाती है कि पद्मिनी की स्टोरी जो है वो किससे रिलेटेड है? मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में है। बट अमीर खुसरो आल्सो प्रेजेंट एट दैट टाइम, बट ही डिड नॉट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ पद्मावती। चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी भी गया था, पर अमीर खुसरो भी गया था, परंतु उसने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। मानसिंह जो है ग्वालियर के हैं, और एक मानसिंह अकबर के समय भी है। रणजीत सिंह जो सिख रूलर है, और महाराणा प्रताप फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अगला प्रश्न है हमारा, अलाउद्दीन के देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी पर अलाउद्दीन ने पहली बार आक्रमण किया 1296 में किया था, जब जलालुद्दीन यानी जे के शासन था। फिर दोबारा किया था, तब दोबारा करने पर मलिक काफूर हुए, तो उस समय रूलर थे रामचंद्र देव। देखिए अगर मैं एक मैप बनाऊं आपको,
तो ये है देवगिरी, ये है तेलंगाना, ये है यहां पर द्वार समुद्र स्टेट, ये है पांड स्टेट। पांड इनकी क्या है, डायनेस्टी का नाम है, उनकी कैपिटल है मदुरई, और तेलंगाना की कैपिटल है वारंगल, और यहां के रूलर है प्रताप रुद्र देव एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन है, प्रताप। द्वार समुद्र के रूलर कौन है, वीर बल्लाल थर्ड। देवगिरी के रूलर है रामचंद्र देव। तो दो जो जगह हैं, दो देवगिरी और द्वार समुद्र, इन दोनों के रूलर को फ्रेंडशिप की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मदुरई के राज्य ऐसा था कि मदुरई जो है वो अलाउद्दीन पूरी तरह जीत नहीं पाया, मतलब कंक्लूड किया था, परंतु वहां के लोगों ने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। वीर पांड और सुंदर पांड के बीच में लड़ाई चल रही थी, और पूरे साउथ इंडिया को जीतने का जो वो है वो मलिक काफूर को जाता कि मलिक काफूर ने इसे जीतने का काम किया। तो प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना के हैं, राणा रतन सिंह जो हैं वो चित्तौड़ के हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। रियासत हैं, शासक हैं, तो मैच करना है कि क्या क्या मिल रहा है। अभी आपने कुछ देर पहले ही पढ़ा है, साफ साफ आंसर दिख रहा है कि ये गलत है। रामचंद्र देव देवगिरी के हैं, तो शंकर देव देवगिरी के हैं क्या? यस, रामचंद्र देव की डेथ के बाद शंकर देव बने, तो शंकर देव ने मना कर दिया कि मैं अलाउद्दीन तुम्हारे अंडर में नहीं हूं। दैट्स वाई मलिक काफूर अगेन अटैक ऑन देवगिरी एंड शंकर देव किल्ड इन दिस बैटल। होयसल वीर बल्लाल थर्ड है, मदुरई वीर पांड एंड सुंदर पांड, दोनों चल रहे हैं, सुंदर और वीर। ये करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर होगा वारंगल। वारंगल के कौन हो जाएंगे? प्रताप रुद्र देव। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्यकालीन यात्री एवं इब्न बतूता। इब्न बतूता का जो बुक है वो बुक का नाम क्या है? किताब उल रहला। किताब उल रहला इसकी बुक का नाम है, इब्न बतूता का। ही आल्सो बिकम द काजी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का काजी बना एंड सेंट टू चाइना इन 1442, परंतु वो चीन न जाकर अपने देश ही लौट कर चला गया। तो वो निवासी है कहाँ का? मोरक्को का रहने वाला है इब्न बतूता। ही केम इन इंडिया इन 1333 एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम देखें तो ये पूछा गया है कि मानसिंह महल किसकी कॉपी, मतलब किस विच ऑफ इज द कॉपी ऑफ मानसिंह पैलेस? मानसिंह पैलेस इन जहांगीर, इन ग्वालियर। मैं आंसर ही बता दिया आपको, जहांगीर। तो जहांगीर महल जो है वो इसकी कॉपी है। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा के किले में। कहाँ पर है? आगरा के किले में है जहांगीर महल। और एक जहांगीर महल कहाँ पर है? कंफ्यूज मत होइएगा, दो जहांगीर महल है। एक जहांगीर महल आपको मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा ओरछा में। लाल बलुआ पत्थर से बना है आगरा वाला जो लाल किले में है। तो ये जो है वो किससे बना है? मानसिंह महल ग्वालियर की नकल करके बना है, जिसमें हिंदू इंडो इस्लामिक शैली है। ग्वालियर के किले के तर्ज पर ही, मानसिंह महल की तर्ज पर ही इसमें खम्भों पर मोर और सांप की आकृति है। मानसिंह महल जो है 1508 में बना है। एमपीपीएससी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मानसिंह महल कब बना है? 1508 में बना हुआ है। 4 स्टोरी बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल भी है, और कहते हैं टेलीफोन सिस्टम भी इसके दीवारों पर आप बोलकर दूर तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हो। ये है मानसिंह महल में। अगले प्रश्न पर चलते हैं हमारा। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक के स्तंभ लेख कौन लेकर आया? देखिए, दिल्ली और टोपरा स्तंभ जो लेख हैं अशोक के लेकर आने वाला था फिरोज शाह तुगलक, जिसने कुतुब मीनार को भी रिकंस्ट्रक्ट करने का काम किया था। एक खास बात तो बता देता हूँ, ओरिजिनली कुतुब मीनार में 4 स्टोरी थी। जब बिजली गिरी तो जो चौथी मंजिल थी, चौथी वाली मंजिल, उस चौथी मंजिल को क्या किया इसने? तोड़कर 2 पार्ट में कर लिया। तो 1 2 3 4 5 मंजिल हो गई। ये मंजिल टूट गई थी, इसने इसको बना के 2 कर दिया। तो कुतुब मीनार का जो रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं काम किसने किया? फिरोज तुगलक ने कुतुब मीनार को फिर से। टोटल 375 सीढ़ी हैं इस कुतुब मीनार में। एक कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू की थी, कंप्लीट हुई थी इल्तुतमिश के काल में। सिकंदर लोदी जो है उसने आगरा सिटी को एस्टैब्लिश करने का काम किया, सिकंदर लोदी ने।
अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में चलते हैं। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए अलाउद्दीन के काल में किया होता तो हमें पता होता, हमको तो पता है कि तुगलक पीरियड में किया था। तैमूर ने कब किया था? तुगलक पीरियड पर अटैक किया था, वो भी अगर आपको ईयर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, 1398 में किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने, हमने ऐसा कोई इवेंट पढ़ा नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 1325 से लेकर 1351 तक था, तो 1390 आता नहीं है, तुगलक पीरियड है, तो आंसर होगा नसीरुद्दीन महमूद के काल में किया था। बहलोल लोदी वॉज अ फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। यू कैन से दैट फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। फर्स्ट अफगान डायनेस्टी किसने बनाई हुई है? बहलोल लोदी। सेकेंड अफगान शेरशाह सूरी ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मदुरई विजयम में पति के विजय अभियान। देखिए मदुरई विजयम जो है वो जीतने का जो काम है वो किया है कंपन ने। किसने किया है? कंपन ने जीता है, और कंपन की वाइफ का नाम है गंगा देवी, जिसने इस मदुरई विजयम का डिटेल का वर्णन किया है। बट कंपन वाज अ सन ऑफ बुक्का फर्स्ट। एग्जाम में आएगा कि किसके समय मदुरा जीता गया, तो दैट टाइम द रूलर वाज बुक्का बट हिज सन कन्क्वेयर दिस मदुरई। उसके पुत्र ने मदुरई को जीता है, तो गंगा देवी उनका नाम होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर शासक की पहचान किसने बहमनियों से गोवा को जीतने का काम किया? हरिहर फर्स्ट जो है, ही वाज अ फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, और यू कैन से दैट संगम डायनेस्टी बिकॉज द संगम was a name of the father of हरिहर एंड बुक्का जो है इसके समय। क्लियर है? तो ये किसके समय की बात है? ये हरिहर सेकंड के समय की बात है, जिसके समय गोवा जीता। पर क्वेश्चन ये है कि गोवा अभी तो बहमनी के पास में, बाद में चला जाएगा बीजापुर के पास, और इस बीजापुर से गोवा को जीतने का काम कर लेंगे पुर्तगीज। पुर्तगाली जो है इस गोवा को जीत लेंगे, किससे? बीजापुर से। क्लियर है? तो बहमनी जब कई हिस्सों में बढ़ जाएगा तो उसके समय, बुक्का के समय आपको पता है कि मदुरई को देव जीतने का काम किया। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। अब्दुल रज्जाक वाज अ ट्रैवलर फ्रॉम पर्शिया, फारस का जो है, जिसने कहा कि विजयनगर में हीरे मोती भी खुले बाजार, जैसे आप सब्जी की दुकानें देखते हैं फुटपाथ पे, वैसे बिका करते थे, ऐसा कहना। तो देवराय सेकंड के समय आया था ये अब्दुल रज्जाक। एक निकोली कॉन्टी भी आया था जो देवराय फर्स्ट के समय आया था, इटालियन ट्रैवलर निकोली कॉन्टी, जो देवराय फर्स्ट के समय आया था। कृष्णदेवराय के समय आए थे बारबोसा, पुर्तगीज ट्रैवलर बारबोसा, एंड दूसरा था डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस जो है, बोथ केम एट द टाइम ऑफ कृष्णदेव राय। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निकोली कॉन्टी। अभी हम चर्चा कर चुके हैं निकोली कॉन्टी कौन है? इटालियन ट्रैवलर है, मैं बता चुका हूं आपको, जिसने इसकी यात्रा की हुई है। क्लियर है? अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राजा बडियार ने मैसूर वंश की स्थापना की, तब वहां का राजा कौन था? अच्छा प्रश्न है, इट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम बात करें कि ये देखो, कोई भी राज्य जब टूटेगा तो वो टाइम होगा जब वो वीक हो जाएगा। तो संगम पीरियड में तो ये बात हुई नहीं है। संगम के बाद यहां पर आ गया सालुव डायनेस्टी, सालुव के बाद आ गई तुलुव डायनेस्टी, और तुलुव डायनेस्टी में जो राजा थे सदाशिव, उनके समय बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, और तालीकोटा के युद्ध के बाद आ गया अरबिडू। अरबिडू जो है काफी वीक है, क्योंकि इसके समय जो कैपिटल बनेगी वो बनेगी पेनुकोंडा। क्या कैपिटल बनेगी? पेनुकोंडा कैपिटल बनेगी। तिरुमल इसका फाउंडर होगा। सदाशिव जो है वो तुलु वंश का है, लास्ट रूलर हम बात करेंगे। रंग तृतीय जो है वो लास्ट पर, यहाँ रंग द्वितीय दिया है, बैंकट द्वितीय भी दिया हुआ है, तो ये बात है बैंकट द्वितीय के समय की। क्लियर है? 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना वेंकट द्वितीय के समय हुई। 1612 में वडियार डायनेस्टी आई। ये वेंकट द्वितीय जो है स्पेन के फिलिप से इसका पत्र व्यवहार चलता था, वेंकट द्वितीय का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज, जैसा कि आपको पता है कि दीवाने अर्ज दिस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश बाय बलबन। बलबन ने किया है। दिस डिपार्टमेंट इज रिलेटेड टू डिफेंस, यू कैन से दैट, रक्षा विभाग से
संबंधित है। शाही पत्राचार विभाग से डिपार्टमेंट है दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा। विदेश विभाग से है दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत। वित्त विभाग से है दीवान ए वजारत या विजारत, दीवान ए विजारत। ये किससे है? वित्त विभाग से। दीवान ए इंसा किससे है? शाही पत्राचार से है। वित्त से कौन है? दीवान ए विजारत है। विदेश से कौन है? दीवान ए रसालत है। अगला प्रश्न हमारा आएगा, हदीस क्या है? तो यू कैन से दैट इट्स अ इस्लामिक लॉ बुक, इस्लामिक कानून की पुस्तक है। हदीस पैगंबर साहब के वचनों का संग्रह किया, पर एग्जैक्ट अगर हम देखें तो शरीयत जो है वो इस्लामी कानूनों से संबंधित है। हदीस में पैगंबर साहब की शिक्षाएं दी गई हैं, उनकी कथनों का, उनकी स्टेटमेंट की बातें जो है वो हदीस में मिलेंगी। अगला प्रश्न हमारा, मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, मालवा में 2 डायनेस्टी आई हैं। मालवा में जो है वो आई है गौरी डायनेस्टी और एक आई है खिलजी डायनेस्टी। इस गौरी डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था मालवा में दिलावर खान ने, और फेमस रूलर था इसका होशंग शाह। होशंग शाह था इस गौरी डायनेस्टी का, जिसने होशंगाबाद शहर की बसाने का काम किया, और अभी आपने पता है होशंगाबाद का नाम बदल दिया। तो होशंग शाह था इसका, होशंग शाह का एक्चुअल नेम था अलप खां। तो ये एग्जाम में जरूर आ सकता है क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ है। अलप खां, कैपिटल थी इसकी मांडू। खिलजी डायनेस्टी की स्थापना कैसे? जब 1436 में गौरी डायनेस्टी खत्म हो गई तो मालवा में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की महमूद खिलजी ने 1436 में। अलाउद्दीन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर जलालुद्दीन हो नहीं सकता, तो अपने आप ऑप्शन दिख जाता है कि महमूद खिलजी ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत में पोलो किसने बढ़ाया? पोलो देखो किसने शुरू किया, तो हम पढ़ते हैं मणिपुर में शुरू किया, पर पोलो स्टार्टेड की जगह इसमें क्या लिखा? प्रचलन। प्रचलन मतलब होता है किसने प्रमोट किया, तो प्रमोट करने का हम तुर्कों ने किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं जो है पोलो खेलते हुए, एक चौगान जिसको कहते थे पहले, सो खेलते हुए लाहौर में उसकी डेथ हो गई। तो अगला प्रश्न है हमारा, दस्तार बंदान क्या कहलाता है? दस्तार बंदान मतलब होता है पगड़ी को बांधना या पगड़ी पहनने वाले। तो ये होते थे उलेमा वर्ग के लोग होते थे जो दस्तार बंदी का काम करते थे। उलेमा बंद वर्ग के लोग, इसको दस्तार बंदी कहा जाता है। न्यायिक पद पर धारण करने वाले लोग थे। अगला प्रश्न है हमारा, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन है? जौनपुर देखो, जौनपुर सिटी वॉज एस्टैब्लिश बाय फिरोज तुगलक इन द मेमोरी ऑफ हिज कजिन मोहम्मद बिन तुगलक, और जूना खां के नाम पर बसाई गई थी। इसका फाउंडर था सर्की डायनेस्टी के। एक्चुअली इसको टाइटल दिया गया था मलिक उस सर्क, इसलिए इसको हम सर्की डायनेस्टी कहते हैं। इसके एस्टैब्लिश करने वाला था मलिक सरवर। मलिक सरवर ने कहा एस्टैब्लिश की थी। जौनपुर को हम कहते थे सिराज ऑफ इंडिया, सिराज ऑफ इंडिया, भारत का सिराज भी कहते हैं इस जौनपुर को। तो उसका लास्ट रूलर कौन है सर्की डायनेस्टी का? इसका है हुसैन शाह सर्की, जो है इसका अंतिम शासक है, पर फेमस शासक है इसका इब्राहिम शाह सर्की। इब्राहिम शाह सर्की ने अटाला मॉस्क का निर्माण करने वाला है। इसके दरबार में विद्यापति रहते थे जो मैथिल भाषा के थे, और ये कहा जाता है कि इब्राहिम शाह सर्की ने ख्याल जो गायकी होती है उसको बढ़ावा देने का काम किया। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में पॉलीगर कौन थे? तो पॉलीगर जो है साउथ इंडिया में जो है वो एक साधारण ऑर्डिनरी लैंड ऑनर थे या जमींदार थे इस पॉलीगर जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म बोल रहा है। पुनर्जन्म, जन्म नहीं बोल रहा है। जन्म की बात की जाए तो जन्म तो हुआ था 7th सेंचुरी में, हो चुका था पल्लव पीरियड में बाय नैनार एंड अलवार के द्वारा। इसका जन्म जो है 7वीं से 10वीं शताब्दी के बाद हो चुका था।
बाद में फैला है 12वीं शताब्दी में और आगे बढ़ता गया है कब तक, 15वीं 16वीं शताब्दी तक चला गया। सही आंसर होगा 12वीं शताब्दी में इसको आगे बढ़ाया गया, भक्ति को रिवॉर्न किया गया। रामानंद मिलेंगे आपको, कबीर मिलेंगे जो 15 सेंचुरी के, पर पुनर्जन्म पहले ही हो चुका था। अगला प्रश्न है हमारा, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के हैं, इनका एक्चुअल नेम है विशंभर मिश्र, इनका नाम है विशंभर मिश्र इनका नाम है, और इनको लोग प्यार से बचपन में निमाई कहते थे। पर इनके जो फॉलोवर हैं, जो इनके भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु के, इनको एक गौरांग महाप्रभु कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरांग महाप्रभु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम क्या है? विशंभर मिश्र है, और इनको बचपन में निमाई पंडित कहते थे। इनके भक्त इन्हें गौरांग महाप्रभु कहते हैं। केशव भारती ने इनको दीक्षित किया, केशव भारती ने सन्यास की दीक्षा दी हुई है इनको। और इनका जो दर्शन है, इनका जो थॉट है, इनकी जो विचारधारा है, उसको अचिंत भेदवाद के नाम से जाना जाता है। अचिंत भेदवाद के नाम से जाना जाता है। डिवोटी ऑफ कृष्णा, कृष्ण के उपासक हैं। अब कृष्ण के उपासक मतलब क्या होगा? वैष्णव परंपरा को मानने वाले होंगे चैतन्य महाप्रभु। बर्थ हुआ था नादिया विलेज में और फाइनली पुरी में इनकी डेथ हो गई थी। नोट कर लिया होगा आपने, तो नोट करिएगा जरूर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं? ध्रुवदास भगत नामावली, नाभादास भक्तमाल, रसखान रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। इसमें तो क्लियर दिख रहा है कि रसखान जो है वो गलत है, क्योंकि रसिक प्रिया लिखी है केशव दास ने। किसने लिखी है? केशव। तो ये आंसर होना चाहिए सी, कि रसखान जो है वो उन्होंने रसिक प्रिया नहीं लिखी। रसखान किसने क्या लिखी है? रसखान की बुक भी बता देता हूं मैं आपको। रसखान ने लिखी हुई है प्रेम वाटिका। मानस हो तो बसो रसखान, वही गोकुल गांव के बारे में सुना होगा आपने। रसखान ने प्रेम वाटिका, और दूसरी पुस्तक है सुजान रसखान। सुजान रस। रसिक प्रिया किसने लिखी है? केशव दास ने रसिक प्रिया का लेखन किया। पर एक समस्या है। क्या समस्या है? अगर हम बहुत गहराई में रिसर्च करें तो ये भी ए भी गलत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगत लिखा है, जबकि वास्तविक नाम उसका भक्त नामावली। वास्तविक नाम क्या है? भक्त नामावली पुस्तक है ध्रुवदास की, भगत नहीं है। अगर हम बहुत बारीकी से चेक करेंगे तो ए और सी दोनों गलत होना चाहिए। समझ में आ रही मेरी बात? ए और सी अगर बहुत बारीकी चीज चेक करें, अगर नॉर्मली इसको प्रिंटिंग मिस्टेक माना है, लेकिन जो कि एग्जाम में नहीं माना जाएगा, जो हो गया वही सत्य है। इसलिए इसके आंसर होंगे ए और सी दोनों ही गलत हैं। ध्रुवदास ने भक्त नामावली लिखी है, ना कि भगत नामावली लिखी हुई है। क्लियर है आपको यहां पर? तो आंसर होंगे ए और सी दोनों। नोट कर लेंगे, भगत नहीं है, भक्त नामावली है। और इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो नॉमेनक्लेचर नहीं होगा, नामावली ही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बरकरी। देखिए पहली बात तो हम समझते हैं बरकरी और धरकरी, ये जो दो नाम आपको मिलते हैं ये रिलेटेड है महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अब इसमें से कौन सा महाराष्ट्र का इलाका है? श्रृंगेरी नहीं है, नादिया बंगाल में, बनारस यूपी, तो आंसर अपने आप पंढरपुर हो जाता है। ये बरकरी जो है विठोबा को मानते हैं। विठोबा विष्णु का ही रूप है। विठोबा मंदिर है पंढरपुर में, जो भीमा नदी के किनारे है। पंढरपुर किस नदी किनारे है? भीमा, जैसे ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, उसके किनारे है पंढरपुर, जो कि विट्ठल का स्थान है। तो ज्ञानेश्वर है, नामदेव है, तुकाराम, जो इसी बरकरी को मानते हैं। कौन मानते हैं बरकरी को? ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, इसी को मानते हैं। क्लियर है? धरकरी के अलग है, राम भक्त होते धरकरी को मानने वाले। तो अगले प्रश्न पर हम जाएंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा शेख बहाउद्दीन जकारिया।
शेख बहाउद्दीन जकारिया का आपने नाम सुना है। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने भारत में जो है चिश्ती संप्रदाय को बढ़ावा देने का काम किया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने, निजामुद्दीन औलिया ने, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, सलीम चिश्ती ने, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने इस चिश्ती संप्रदाय को साउथ इंडिया में प्रमोट करने का काम किया। और ऋषि जो संप्रदाय है वो कश्मीर का है, कश्मीर में प्रसिद्ध है। ये फिरदौसी परंपरा है, फिरदौसी परंपरा। तो नो डाउट आंसर क्या होना चाहिए, सोहरावर्दी परंपरा के हैं ये शेख बहाउद्दीन जकारिया, जिनका सेंटर है मुल्तान। मुल्तान कहाँ चला गया, पाकिस्तान। याद होगा मुल्तान का सुल्तान, शहबाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, किसका संबंध सूफी बात से नहीं है, समझ लेते हैं हम। उलेमा जो है न्यायिक और विद्वान का काम करने वाले, मुस्लिम धर्म के विद्वान उलेमा कहलाते हैं। खानकाह मतलब जहां सूफी रहते हैं उस आश्रम, हिंदी में आश्रम कह लीजिए। शेख मतलब गुरु, जिसको हम पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीर भी कहते हैं, मुर्शीद भी कहते हैं, मुर्शीद के नाम से भी जाना जाता है। समा मतलब म्यूजिकल फेस्टिवल या म्यूजिकल शो, उसको समा कहते हैं। उस समा के माध्यम से जो है सूफीज्म जो है वो भगवान तक पहुंचने का मार्ग होता है, इसलिए आंसर होगा उलेमा जो है वो सूफीज्म से रिलेटेड नहीं है। 12 मासा की रचना किसने की, तो अच्छा प्रश्न बन गया आपका कि 12, अमीर खुसरो की आपने सारी बुक पढ़ी होगी, पर अमीर खुसरो की बुक में 12 मासा नहीं है। अमीर खुसरो की बुक है खजाइन अल फुतूह, मिफ्ता उल फुतूह, नूह शिपिहर, किरान उस सादेन, लैला मजनू, आशिका, देवल देवी, खिज्र खां, तुगलक नामा। तो काफ़ी किताबें हैं अमीर खुसरो की। इसामी की बुक है फुतूह उस सलातीन। इसामी की बुक क्या है, फुतूह उस सलातीन। तो आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की बुक पद्मावत भी है और 12 मासा भी है। तो 12 मासा का लेखन किसने किया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। रसखान की अभी आपने चर्चा की है, प्रेम वाटिका। अगला प्रश्न है हमारा, किसके दरबार में गुलाम सबसे ज्यादा थे। ये तो आपने पढ़ा होगा, गुलाम सबसे ज्यादा किसके दरबार में थे, फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे। आंसर होगा फिरोज तुगलक, 1,80,000 थे। इसके लिए उसने डिपार्टमेंट बनाया था दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। बलबन खुद गुलाम था, इल्तुतमिश भी गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी जो है सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, तबकात-ए नासरी। तबकात-ए नासरी उसी व्यक्ति ने लिखी है जो नसरुद्दीन महमूद को डेडिकेटेड है। ये बुक जो गुलाम डायनेस्टी का है, और इसी के समय बलबन को नायब ममालिकात का पद मिला था। तो इसके राइटर है मिनहाज उस सिराज, जो दिल्ली का काजी भी था। नसरुद्दीन ने से दिल्ली का काजी भी बनाया, मिनहाज सिराज कहते हैं। नसरुद्दीन बड़ा सीधा साधा शासक था। बाकी अमीर खुसरो इसामी तो किताब आप समझ ही चुके हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य और संकल्प की सब, मतलब जिसने कभी हारा है, ऐसा नहीं कि नहीं हारा है, समरकंद को जीतने के कई प्रयास किए हैं, परंतु फाइनली समरकंद को नहीं जीत पाया, पर उसने हिम्मत नहीं खोई। यहां तक इसका अगले आदिन जान नामक पहाड़ी बची थी, काबुल जीता, भारत आए, स्टैब्लिश किया, लगातार संघर्ष करता रहा। वह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसने भारत में जो है 1526 से 30 तक शासन किया है। हुमायूं का मतलब होता है भाग्य वाला, परंतु वो अभागा निकला। अकबर जो है रेसल एम्परर कहते हैं। औरंगजेब जिसने जजिया को लागू किया। अगले प्रश्न में चलते हैं हमारा, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ शिक्षा प्राप्त की। फरीद ने शिक्षा प्राप्त की, जौनपुर शिक्षा प्राप्त की। उसका एक्चुअल नेम फरीद था। उसने बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी से क्या सेवा की, और उसका नाम हो गया शेर खां। शेर को मारने के कारण उसका नाम क्या हो गया, शेर खां। आफ्टर बैटल ऑफ चौसा, चौसा के 1539 के बाद उसने अपना नाम रख लिया शेर शाह। शेर शाह नाम रख लिया, फरीद, शेर खां और शेर शाह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया। तो हुमायूं ने, देखिए चुनार किसके पास है, चुनार जो है वो शेर
शाह के पास है चुनार का किला। हुमायूं ने 2 बार अटैक किया, एक बार किया 1532 में किया, एक बार 1537 में किया। तो आंसर होगा 1532। फाइनली जो है शेरशाह अकबर मतलब हुमायूं की अधीनता को स्वीकार कर लेता है, यही हुमायूं की गलती है। और पहली बार के बाद वो बहादुर शाह से लड़ने चला जाता है 1537 के बाद, वो बंगाल चला जाता है, और जब बंगाल से लौटता है तो फिर चौसा और बिलग्राम के युद्ध से अपनी सत्ता को खो देता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का तो कई लोगों ने शुरू किया, चांदी का टंका भी चलाया है, सिल्वर कॉइन। तो लेकिन जिस ऑब्जेक्टिव से पूछ रहा है उसके कहने का मतलब है कि चांदी का रुपया किसने चलाया। क्वेश्चन ये होना चाहिए चांदी का रुपया। अब चांदी का सिक्का तो सभी लोग के समय है, चाहे वो बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन, शेरशाह, पर यहाँ वो क्वेश्चन की हमें एक उसका इंटेंशन को समझना पड़ेगा। तो ये आंसर होगा चांदी का रुपया चलाने वाला शेर शाह होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में पुराने किले के भवनों का निर्माण शेर शाह ने कराया। उसे आज हम पुराना किला कहते हैं, जो कि एक खंडर के रूप में है। इसके भीतर किला, एक कोहना मस्जिद बनाने का काम किसने किया? शेर खां ने किया। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन है? देखिए शेरशाह जो है सूर डायनेस्टी जो है उसने लंबे समय तक शासन किया है। सूर डायनेस्टी जो है वो शासन करती रही है 1540 से लेकर 1555 तक शासन करती रही है। पर शेरशाह जो है उसकी डेथ जो है वो हो गई है 1540 से लेकर 45 तक से शेरशाह का रूल रहा है। तो शेरशाह के बाद कौन बना है? इस्लाम शाह बना है। क्लियर है? शेरशाह के बाद कौन बना है? इस्लाम। इस मोहम्मद आदिल शाह के समय ही हेमू पीएम बना। इसका हेमू किसका पीएम था? मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। पर शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन है? इस्लाम शाह जो है उत्तराधिकारी, जिसका एक्चुअल नेम जलाल खां था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई? अब कारण में मतलब वो क्या है, बेचारा गया था उसको समझाने के लिए, परंतु उसने भेज दिया वीर सिंह बुदेला को और 1602 में उसको मार दिया गया। तो आंसर होगा मोहम्मद शहजादा सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठेगा। अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना जो है वो बैरम खां का लड़का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जबती प्रणाली किसकी उपज थी? वास्तव में जबती प्रणाली को हम टोडरमल प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, टोडरमल, और इसे आइन ए दहसाला भी कहते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं मैं। ये आइन ए दहसाला की बात कर रहा हूं, मतलब ये बात किसकी है? अकबर की बात है। अकबर के दिमाग की उपज थी आइन ए दहसाला, जो अकबर ने 1580-81 में इंप्लीमेंट करने का काम किया। क्लियर है? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पता? तुगलकाबाद सिटी बसाई, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाने का काम किया। शेरशाह का मकबरा कहां पर मिलेगा? शेरशाह का मकबरा आपको सासाराम में मिलेगा। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है भैया। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं? तो फतेहपुर सीकरी जो है लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है फतेहपुर सीकरी जो है, और फतेहपुर सीकरी को 1585 में अकबर ने हमेशा के लिए छोड़ दिया था। 1585 तक 1571 से 1585 तक रही है, और इसको डिजाइन करने का काम किया है शेख बहाउद्दीन ने। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है ये बिल्डिंग। इसका आंसर है अकबरी महल जो है इस बिल्डिंग में नहीं है। पंचमहल जो है बुद्धिस्ट आर्टिस्ट से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, बौद्ध कला का स्टाइल का है। सबसे बड़ा महल अगर कोई है फतेहपुर सीकरी में तो वो जोधा बाई का महल है। अकबरी महल जो है वो आपको अजमेर में मिल जाएगा, जहां पर जहांगीर और टॉमस रो की मुलाकात हुई थी। क्लियर है? फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, तुर्की सुल्ताना का महल, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज। ये नहीं पूछा जा रहा कि पहला कौन आया, पूछा जा रहा है दरबार, कोर्ट, अकबर कोर्ट में कौन आया, मतलब उसके दरबार में आने वाला कौन है। देखिए अकबर के दरबार में आने वाला पहला है रॉल्फ फिंच। अंग्रेज कौन है? रॉल्फ फिंच। टॉमस रो और हॉकिंस जो हैं ये दोनों आए हैं जहांगीर के समय। किसके समय आए हैं?
जहांगीर के समय आए हैं। पीटर मूडी आया है शाहजहां के समय। पीटर मूडी आया किसके समय? शाहजहां के समय। जॉन न्यूबेरी और विलियम लीड्स ये अंग्रेज व्यापारी हैं जो भारत इस रॉल्फ फिंच के पहले आए हैं। जॉन न्यूबेरी और विलियम लीड्स पहले आए हैं, परंतु वो दरबार नहीं आए हैं, इसलिए दरबार आने वाला कौन हो जाएगा? रॉल्फ फिंच हो जाएगा। टॉमस रो जो लेटर लेकर आया था उसका नाम परफेक्ट था। जॉन हॉकिंस जो लेकर आया उसका नाम फ्रेंड था। और हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। मुगलों मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हुई? देखिए, मेवाड़ के राणा और चित्तौड़ की संधि का जो संबंध है वो 1615 से है। तो जहांगीर और मेवाड़ के राणा अमर सिंह के साथ हुई। इस संधि के बाद जो है मेवाड़ बिकम द पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। महाराणा प्रताप लड़ते रहे हैं, उदय सिंह लड़े हैं, अमर सिंह ने भी लड़ा है, पर फाइनली जहांगीर के काल में मेवाड़ बिकम द पार्ट ऑफ चित्तौड़। लेकिन अमर सिंह को बड़ा दुख हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने पूर्वज जो लड़ते रहे उसके साथ झुकना पड़ा, इसलिए उसने गद्दी त्याग कर संन्यास लेकर जंगल चला गया। उसका पुत्र था कर्ण सिंह के पक्ष में इसको छोड़ दिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के दरबार में से किसे भेजा था? देखिए, क्वेश्चन अगर बहुत डेप्थ में देखा जाए, किसे भेजा था, वैसे देखा जाए तो पहला जो आया था वो विलियम हॉकिंस था, पर भेजा तो अकबर के दरबार में था, क्योंकि वो लेटर अकबर को एड्रेस करके लेकर आया था। ठीक है, वो किसको लेटर एड्रेस करके लाया था? अकबर को एड्रेस। इसका नाम था फ्रेंड, पर अकबर की डेथ हो चुकी थी, इसलिए वो किससे मिलेगा? जहांगीर से। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजे की बात करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ होगा, पर इसमें से बेस्ट आंसर जो होगा वो हॉकिंस होगा। जॉब चारनाक जो है वो कलकत्ता का संस्थापक कहलाता है। कलकत्ता शहर को एस्टैब्लिश करने वाला कौन है? टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में मिला है। हॉकिंस इसका आंसर है। हॉकिंस जो है मैंने बताया कि हेक्टर नामक शिप से आया था और इसको 400 का मनसब भी दिया है, और हॉकिंस को इंग्लिश खान का टाइटल दिया है। किसका टाइटल दिया है? इंग्लिश खान का टाइटल दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक डच पर्यटक जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया, वह कौन था? देखिए, हॉकिंस तो अंग्रेज है, वो आपको क्लियर हो गया है। पीटर मूडी किसके समय आया? वो शाहजहां के समय आया। भी थोड़ी देर पहले हमने उसकी चर्चा की है। तो डच कौन है जो आया हुआ है? तो डच जो है उसका नाम है फ्रांसिस को पेल्सर्ट। पेल्सर्ट जो है वो किसके काल में आया हुआ है? जहांगीर के काल में फ्रांसिस्को पेल्सर्ट आया है, जिसने नील के उत्पादन का वर्णन किया कि बयाना में नील होती थी। मनुची शाहजहां के समय आया है। किसके समय आया है? शाहजहां। इसकी बुक का नाम है सिटोरिया दी मोगोर। ये दारा सिकोय का तोपची भी रहा है। मनुची, याद रखेंगे, दारा सिकोय का तोपची भी रहा, इटली का मनुची।